नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के YouTube चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 16 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स। जी हाँ, ये डेली करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। आज के वीडियो में खास क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको बता देते हैं। आज है 16 सितंबर और आज है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। यानी हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन ओजोन डे के नाम से मनाया जाता है। किस लिए? क्योंकि ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जहाँ पर वो यानी अल्ट्रावायलेट रेड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी हमारी अवेयरनेस है उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये डे एब्जॉर्ब किया जाता है। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और नोट करना है, ये वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। तो याद रखना है वियना कन्वेंशन रिलेटेड है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। और सेकेंड चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो दो याद रखना है आपको क्या, पहला वियना कन्वेंशन और दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दोनों ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के एमसीक्यू में। पहला एमसीक्यू आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हाल ही में पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया है और ये अप्रूवल किस बात का लिया है कि हम इन्फ्यूज करेंगे कैपिटल कहाँ पर, पब्लिक सेक्टर बैंक में। पब्लिक सेक्टर बैंक में तो कितनी कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे यहाँ पर ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक पहले वो क्या होते हैं, वो बैंक यानी जिनमें गवर्नमेंट की कैपिटल 51% से ज़्यादा होती है वो होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। और प्रेजेंट टाइम पर इनकी संख्या कितनी है, तो 12 है पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या। ठीक है, अभी 6 बैंक जो क्या कर दिए गए थे, मर्ज कर दिए गए थे, जिसके बाद 12 बैंकों की संख्या बची हुई है पब्लिक सेक्टर बैंकों की। तो इनमें गवर्नमेंट क्या करने वाली है, 20,000 करोड़ रुपए ये इन्फ्यूज करेगी। इन्फ्यूज करेगी किस लिए, इसके पीछे कारण क्या है, इसको जरा हम डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो 20,000 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंकों में गवर्नमेंट इन्फ्यूज करने वाली है। अब सबसे पहली चीज़ ये क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। तो पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया गया कि हम 2.35 लाख करोड़ का एक एडिशनल स्पेंडिंग अमाउंट रखेंगे। किस लिए, ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, जो इकोनॉमी में रिसेशन आया है उससे हम उबर सकें। ठीक, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर कैश फ्लो काफ़ी कम हो गया है। तो कैश फ्लो आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए हम देखेंगे कि 1.66 लाख करोड़ रुपए का एक एडिशनल अमाउंट रखा गया है जो अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा सके। उनमें से ही 20,000 करोड़ रुपीस ये रखे गए हैं पब्लिक सेक्टर बैंकों में इन्फ्यूज करने के लिए, यानी कैपिटल को क्या करने के लिए, इन्फ्यूज करने के लिए। अब यहाँ पर बात आती है सबसे पहली चीज़ ये कि इससे पहले भी क्या कुछ अमाउंट पब्लिक सेक्टर बैंकों में इन्वेस्ट किया गया है। जी हाँ, 2019 और 20 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल बताया था कि हम पब्लिक सेक्टर बैंकों में 70,000, जी हाँ 70,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे। किस लिए, इसके पीछे कारण क्या है, बूस्ट द क्रेडिट फॉर द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, यानी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए हम लोग क्रेडिट को बूस्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए 17,000 करोड़ रुपए का एक एडिशनल अमाउंट दिया गया था 2019 और 20 में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे ये पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से नेशन ने, यानी कौन सा फोर्थ नेशन बन गया है जिसने अभी हाल ही में पीस डील साइन की है, किसके साथ, इजराइल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं इसका आंसर क्या है, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं क्या है इसके पीछे रीजन। तो इसका सही रीजन क्या है, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बहरीन। यानी बहरीन ने भी हाल ही में पीस डील साइन की है, किसके साथ, इजराइल के साथ। चलिए इसके पीछे के कारण समझते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं क्या है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर यूएस यानी यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप,
तो प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि यूएस और इजराइल के बीच के जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके पीछे मानना ये है, इसके पीछे रीज़न ये है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि उनके जो यूएसए के इलेक्शन है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, उनमें इजराइल के लोगों का काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशन रहता है। ठीक है, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा लिबरल हैं इजराइल के प्रति। अब इजराइल से काफ़ी ज़्यादा समझौते भी हो चुके हैं यूएसए के बीच में। अब देखोगे कि यहाँ पर जो अरब कंट्री हैं, इजराइल का आप पहले लोकेशन देख लो मैप में, तो ये है इजराइल यानी मिडिल ईस्ट में, और इजराइल और पैलेस्टीन, ठीक है, ये है, इधर है अपना मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर है इजराइल। इजराइल की कैपिटल है क्या? तेल अवीव, लेकिन यहाँ पर यूएसए मानता है इसकी कैपिटल क्या है? जेरूसलम। ठीक है, तो जेरूसलम इसकी कैपिटल है। कई कंट्रियां इसकी कैपिटल मानती हैं तेल अवीव। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि इजराइल का हमेशा जो आसपास के अरब कंट्री हैं, जैसे सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, ठीक है, बहरीन है, कुवैत, यानी सारी कंट्री, ये मुस्लिम कंट्री इराक इजराइल को एक कंट्री नहीं मानते थे अभी तक, प्रेजेंट टाइम पर। बात समझना, यानी जितने भी ये अरब कंट्री हैं, ये जितने भी अरब कंट्री हैं, ये कोई भी अरब कंट्री इजराइल को कंट्री नहीं मानते थे। तो प्रेजेंट टाइम पर ये डील साइन हुई है, और ये डील साइन हुई किसके बीच में? इजराइल और बहरीन के बीच में। बहरीन की यहाँ पर ये लोकेशन देखिए, काफ़ी छोटा कंट्री है, एशिया में ये थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है। तो थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, इनके और इनके बीच में एक डील साइन हुई है, और बहरीन ने अब क्या किया है? इजराइल को नेशन मान लिया है आफ्टर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कोसोव, इनके बाद ये इजराइल को कंट्री मानने पर तैयार हो चुके हैं। तो इनके बीच में एक पीस डील साइन हुई है, और ये पीस डील अभी कंट्री मान लेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि इनके बीच में ट्रेड भी क्या हो जाए? शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपको याद रखना है कि इजराइल और बहरीन के बीच में पीस डील साइन हुई है। चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि बहरीन की कैपिटल क्या है? बहरीन की कैपिटल क्या है? इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी प्रेजेंट टाइम पर जो श्रिंक कर रही है, यानी कितनी 2020 में कितनी % श्रिंक कर रही है अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी 2020 में कितने % श्रिंक कर जाएगी, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है फटाफट बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है क्या? लगभग 8% श्रिंक कर जाएगी, यानी 2020 में इंडिया की इकोनॉमी। रीजन इसके पीछे क्या है कि कोविड-19, और कोविड-19 के बावजूद आप देखोगे 1 मार्च से लगाकर लगभग 3 महीने का लॉकडाउन। ठीक है, अभी भी लॉकडाउन कई सेक्टर में चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कि इंडिया की इकोनॉमी में जो कैश फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया है? कम हो गया है। तो जिसकी वजह से इंडिया की जीडीपी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। अगर आप अभी देखोगे, यानी कुछ दिन पहले जीडीपी के आंकड़े आए थे, तो जीडीपी के आंकड़े में आप देखोगे कि 23.9% की माइनस ग्रोथ है। यानी आप देखोगे जीडीपी काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन की है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? मैंने बताया आपको, कोविड-19 का लॉकडाउन। तो बिजनेस सारे क्या हो गए हैं? बंद हो चुके हैं। कंज्यूमर की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इसके पीछे एशियन डेवलपमेंट बैंक का मानना है कि लगभग यहाँ पर 9% अप्रॉक्स 9% है ना, क्या हो जाएगा कि इकोनॉमी श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, ये फोरकास्ट किया है किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ये जान लेते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है इसका मनीला में। जी हाँ, कहाँ पर है? मनीला, यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में। 1967 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसके चेयरमैन कौन है? इसके प्रेसिडेंट कौन है? फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन कौन है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कि एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020, ठीक है, ये पार्लियामेंट से पास कर दिया गया।
आफ्टर द राज्यसभा अप्रूवल, तो राज्यसभा अप्रूवल के बाद इसे पास कर दिया गया। लेकिन यहां पर आपको यह बताना है कि प्रेजेंट टाइम पर सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, यानी नागरिक उड्डयन मिनिस्टर कौन है। तो इसका सही आंसर है क्या, हरदीप सिंह पुरी। अब एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 में क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल जो 2020, ये जगह लेगा किसकी, 1934 एयरक्राफ्ट एक्ट की। तो ये क्या करेगा, जो प्रेजेंट टाइम पर 3 एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनको क्या करेगा, फिर से रेगुलेट करेगा। अब 3 कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडीज हैं, सबसे पहली है यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA, ठीक। दूसरा है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये तीनों क्या काम करती हैं एयरक्राफ्ट यानी एयरपोर्ट पर, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं DGCA के बारे में। तो ये क्या करती है, ये सेफ्टी रेगुलेटरी को मॉनिटर करती है, यानी सारे फंक्शन जो भी एयरपोर्ट पर होने वाले हैं उनको ये मॉनिटर करती है। फिर आते हैं हम लोग BCAS पर, यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये क्या करती है, ये आप देखते हो जब कोई भी फ्लाइट यानी टेक ऑफ करती, टर्न ऑफ करती, तो उसके अप्रूवल जब ये देगा, सिक्योरिटी अप्रूवल देगा, तभी कोई फ्लाइट क्या करेगी, लैंड करेगी या कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद AAIB के बारे में, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन यानी एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर मतलब क्या करना, इन्वेस्टिगेशन करना, तो ये काम है इस बॉडी का। अब 2020 यानी जो बिल लाया गया है, इसका एम क्या होगा, तो एम ये होगा कि हम जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं, उन पर हम क्या करेंगे, यानी एयरपोर्ट पर उनको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ताकि हमारा जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है नेशंस का, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल किस लिए लाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि साइंटिस्ट डिटेक्ट द पोटेंशियल साइंस, मतलब साइंटिस्ट ने भी हाल ही में पोटेंशियल साइन देखा है, किस चीज का, नई लाइफ खोजी है, कौन से प्लैनेट पर खोजी है, यानी लाइफ जीवन की संभावना खोजी है, कहां पर, कौन से प्लैनेट पर, यह आपको बताना है, मार्स पर, जुपिटर पर, वीनस पर या नेपच्यून पर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है वीनस। वीनस पर लाइफ के थोड़े से आप देखेंगे पोटेंशियल साइन खोजे गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा। ये कैसे खोजे गए हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 14 सितंबर को पोटेंशियल साइंस कुछ देखे गए और ये माना गया जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप ये हवाई में है, उनके द्वारा ये माना गया कि वीनस पर फॉस्फीन जो है उसके प्रेजेंस देखे गए हैं। फॉस्फीन एक गैस होती है जो एनारोबिक कंडीशंस के लिए काफ़ी सुटेबल होती है, यानी एनारोबिक यानी जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ना हो और वहाँ पर कुछ लाइफ सर्वाइव कर जाए, इसके लिए फॉस्फीन गैस काफ़ी सुटेबल होती है। ठीक, तो ये माना गया है साइंटिस्ट की तरफ से। अच्छा, आप अपने सोलर सिस्टम में देखोगे तो वीनस हमारे यहाँ पर सन के बाद दूसरा प्लैनेट है। पहला मरकरी, ये वीनस है, फिर अर्थ है हमारा, फिर आप देखोगे कि मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपट्यून है। ठीक है, तो ये 8 प्लैनेट हैं, इसमें वीनस सेकंड नंबर पर है। तो इस पर अभी हैबिटेबल मतलब देखा गया है कि फॉस्फीन की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है, ऐसा माना गया है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ऐसा अभी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना जताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। तो ये जो 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, कौन से स्टेट में लॉन्च किए हैं? तो आपको याद होगा कि अर्बन प्रोजेक्ट के लिए भी हाल ही में एक योजना चल रही है। कौन सी योजना चल रही है? तो आप देखोगे कि अमृत योजना चल रही है। कौन सी? अमृत योजना। ठीक है, अटल मिशन रिजर्वेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये योजना के अंतर्गत अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा रहा है। कौन से स्टेट में बूस्ट किया जा रहा है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? बिहार। बिहार में मैंने कल आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि चुनाव का फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए, चालू करने चाहिए।
अब हम लोग इसको डिटेल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने बात की यहाँ पर अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे जिनकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होगी लगभग 541 यानी 541 करोड़ रुपए लगभग इनकी कॉस्ट होगी। और इसमें 7 प्रोजेक्ट्स लगभग चलाए जाएंगे जो रिलेट करेंगे वाटर सप्लाई से, और 2 सीवेज से रिलेटेड होंगे इनके, और रिवर फ्रंट से रिलेटेड होंगे। जैसा कि यहाँ पर दिखाया आपने कि वाटर सप्लाई से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे, सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे, रिवर फ्रंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे। 7 प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाए जाएंगे जो कि बिहार में होंगे, ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में कौन से बैंक ने अपॉइंट किया है ताकियो कोनिशी को, ठीक है, एज द कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, इसमें अपॉइंट किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हाल ही में ताकियो कोनिशी को एज अ कंट्री डायरेक्टर क्या किया है? अपॉइंट किया है। यहां पर आप समझिए, देखिए जो ताकियो कोनिशी हैं ये कंट्री डायरेक्टर हैं। किसके हैं कंट्री डायरेक्टर? इंडिया के कंट्री डायरेक्टर हैं। तो इंडिया में जो नई दिल्ली में ऑफिस है वहां से ये क्या करेंगे? हेड करेंगे और पॉलिसी डायलॉग्स के बारे में जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में बातचीत होगी। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि 2018 से 2022 के बीच में जो एडीबी और इंडिया के बीच में जो भी पार्टनरशिप स्ट्रेटजी साइन हुई है उसके बारे में ये काम करेंगे। खासकर देखेंगे कि कम्पिटिटिवनेस यानी प्रतिस्पर्धा के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को बढ़ाना, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को इन्हेंस कर सकें, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बूस्ट कर सकें, सर्विस सेक्टर्स को बढ़ावा दे सकें, नेटवर्किंग को बढ़ावा दे सकें, इस पर ये काम करेंगे। इसके चेयरमैन आप देखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर मसातोगु अस्कावा, ठीक है, ये हैं एडीबी की क्या प्रेसिडेंट हैं यानी प्रेजेंट टाइम पर। और एडीबी का आपको मुख्यालय मैंने आपको बताया कहाँ पर है, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कि गूगल ने भी हाल ही में कमिट किया है कि हम लोग रिन्यूएबल पावर सप्लाई यानी रिन्यूएबल पावर को क्या कर लेंगे? अडॉप्ट कर लेंगे। कौन से सन तक? आपको बताना है कौन से ईयर तक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2030 तक। तो जो अभी गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने बताया है कि हम लोग लगभग एक्सपेक्टेड है कि पूरी तरीके से नहीं तो रिन्यूएबल पावर को यानी हम अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से शिफ्ट कर लेंगे, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लेंगे और इस पर 2030 तक हम जो कार्बन एमिशन है उसको क्या कर सकेंगे? कम कर सकेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि प्रेजेंट टाइम पर आप जानते हैं कि जापान के जो पीएम हैं, जापान के पीएम है कौन? शिंजो आबे। जी हाँ, शिंजो आबे। अब जापान के जो पीएम नए बनेंगे, ठीक है, जापान के जो नए पीएम बनेंगे उनमें पार्टी इलेक्शन के लिए एक नाम आया है योशिदे सुगा। ये जापान के एक नए पीएम बनने के उम्मीदवार में शामिल हो गए हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी की तरफ से इलेक्शन जीत लिया है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। तो इनकी पार्टी है, जी हाँ, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि इन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने 534 वोटों में से लगभग 377 वोट क्या किए हैं? हासिल किए हैं, जिससे इन्हें पीएम की उम्मीदवारी के लिए जो चुनाव लड़ा जाता है उनमें ये शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि के.एन. दीक्षित कमेटी रिलेटेड है कौन सी फील्ड से? जी हाँ, के.एन. दीक्षित कमेटी कौन से फील्ड से रिलेटेड है यह आपको बताना है। बैंकिंग सेक्टर से, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, या एग्रीकल्चर, या एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर, यानी इससे रिलेटेड है क्या?
के एन दीक्षित कमेटी, इसको जरा डिटेल से समझते हैं। देखिए के एन दीक्षित कमेटी अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर इन्होंने अपॉइंट किया है। इन्होंने कहा है कि एक कमेटी जो इंडियन कल्चर्स के ओरिजिन्स को क्या करेगी, डिसाइड करेगी, बताएगी और इसके ओरिजिन एंड एवोल्यूशन के बारे में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। तो 12,000 साल का जो हमारा कल्चर बनाया जाता है, कल्चर माना जाता है, तो इसके ओरिजिन और इसके एविडेंस के बारे में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। तो के एन दीक्षित प्रेजेंट टाइम पर हैं कौन? ये हैं चेयरमैन ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के चेयरमैन हैं, जो प्रेजेंट टाइम पर इस कमेटी के हेड भी हैं। ठीक, और साथ साथ में जॉइंट डायरेक्टर जनरल हैं किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, यानी एएसआई के। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप बता दीजिए कि एएसआई का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एएसआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लेकिन अगर अभी तक आपने एग्जामशाला इंडिया को टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जामशाला को आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जहां पर आपको मिलते हैं डेली अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।